एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो एग्ज़ाम लेवल के लिए ईपीएफओ के लिए वोकेबलरी का सीरीज़ चला रहे हैं हम लोग, और इस सीरीज़ में आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट 3 पे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारे पास एल्ट्रुइज़म। एल्ट्रुइज़म का मतलब होता है सेल्फलेसनेस, जो अपने लिए अपने बारे में ना सोचे। डिवोशन टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, जो दूसरों के बारे में सोचे, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं परोपकार करना या परोपकारिता। ठीक है। सेंटेंस की बात करें तो एल्ट्रुइज्म इज अबाउट गिविंग आउट ऑफ कंपैशन विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ मटेरियल रिटर्न। परोपकार करना, भलाई करना, इंसानियत वो होता है अगर हम किसी के लिए दिल से कुछ करें और एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हमें बदले में कुछ मिलने वाला हो। इसे ही क्या कहते हैं? एल्ट्रुइज्म कहते हैं। इसे ही परोपकारिता कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए तो एल्ट्रुइस्टिक एक्ट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रफी विच मीन्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं ये दोनों आपस में सिनोनिम्स भी हैं। ठीक है, एल्ट्रुइज्म और फिलॉन्थ्रफी। तो एल्ट्रुइज्म और फिलॉन्थ्रफी में दोनों सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में ही हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, इसलिए ये दोनों का अर्थ क्या है? सेम है। सिनोनिम्स देखें तो गुडविल, सेल्फलेसनेस, और एंटोनिम्स देखें तो इगोइज्म और सेल्फ इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग, समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, अनक्लियर इन मीनिंग। हिंदी में कहे तो अस्पष्ट, जिसे पढ़ के, जिसे देख के कुछ समझ ना आए। बोरिस जॉनसन सेड कोविड डाटा इज स्टिल एम्बिगियस ऑन वैक्सीन प्रोटेक्शन एज न्यू केसेस कंटिन्यू टू राइज। बोरिस जॉनसन ने क्या कहा कि जो कोविड का जो डाटा है वो अभी भी अस्पष्ट है वैक्सीन प्रोटेक्शन पे, या केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, इस पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है डाटा को देख के। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द पोएम वी रीड इन इंग्लिश class was ambiguous. No one had any idea what the poet was trying to say. ये स्टेटमेंट आप रिलेट कर सकते हो। मेरे साथ तो होता था जब मैं 11th-12th में था, तो पोएम्स वगैरह जब इंग्लिश में पढ़ने होते थे तो कुछ समझ नहीं आता था, क्या राइटर कह रहा है, क्या पोएट कहना चाह रहा है। तो ये क्या होता था कि पोएम जो यहाँ पे कह रहा है कि जो पोएम जो क्लास में रीड की बच्चों ने, वो बहुत ज़्यादा एम्बिगियस था, अनक्लियर था, अनक्लियर इन मीनिंग था, और किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या पोएट कहना चाहता है। सिनोनिम्स की बात करें तो अनकन्फर्म्ड, जो कि कन्फर्म ना हो, इक्विवोकल। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सप्लिसिट और यूनिवोकल। यूनि से आपको याद रखना है क्लियर, और इक्वी से याद रखना है अनक्लियर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, घुल मिल के रहने वाला, मिलनसार व्यक्ति। स्टेटमेंट देखें तो प्रिंस डायना हैड पिक्चर ऑफ सन प्लेसेस इन हर हैंड। अच्छा, यहाँ पे द प्रिंस चार्ल्स वॉज वेरी एमिएबल, वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस। ही थैंक मी एंड इन्वाइट मी टू कम एंड प्रे विद दैम। यहाँ पे जो पर्सन है मिस्टर टेबुट, उन्होंने कहा है कि जो प्रिंस चार्ल्स जो है वो काफ़ी एमिएबल है, काफ़ी मिलनसार है, दूसरे व्यक्ति से काफ़ी घुल मिल के बात करते हैं, मिल के रहते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने मुझे बुलाया भी है प्रे करने के लिए। यहाँ पे आपको पता लग रहा है एमिएबल का मतलब क्या है? मिलनसार, घुल मिल के रहने वाला। यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट, जेफ एंड मोना हैड सरप्राइजिंगली एमिकेबल डाइवोर्स एंड रिमेन्ड गुड फ्रेंड इवन आफ्टर पेइंग देयर लॉयर्स फीस। जो जेफ और मोना है, उन्होंने काफ़ी सरप्राइजिंगली तरीके से डाइवोर्स ले लिया है, और लॉयर की फ़ीस पे करने के बाद अब वो काफ़ी अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं। पहले वो कपल की तरह थे, अब वो दोस्त की तरह रह रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी घुल मिल के रह रहे हैं, अमिकेबल तरीके से रह रहे हैं। सिनोनिम्स देखें तो कॉर्डियल और एफेबल, और एंटोनिम्स देखें तो अनफ्रेंडली और डिसएग्रीएबल। अनफ्रेंडली और डिसएग्रीएबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है ऑफिशियल पार्डन फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे याद रखने वाली जो बात है वो है ग्रुप ऑफ पीपल। अगर सिंगल पीपल के लिए एमनेस्टी की बात करें तो उसे पार्डन ही बोलते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं याद रखना इसको। अगर जब किसी एक व्यक्ति के लिए क्षमा की बात हो तो उसे पार्डन ही बोलते हैं, और जब ग्रुप ऑफ पीपल के लिए क्षमा की बात हो तो उसे एमनेस्टी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी काउंसिल लाइकली टू अनाउंस एमनेस्टी ऑन डिलेड रिटर्न। जीएसटी काउंसिल जो है उन्होंने अनाउंस किया है डिलेड रिटर्न, जो डिले पेमेंट जो कर रहे हैं, रिटर्न जो भर रहे हैं अपना, उनके लिए क्षमा का प्रावधान किया गया, उनको पार्डन दिया गया, उनको एमनेस्टी दिया गया। क्योंकि जीएसटी जो रिटर्न होगा वो कोई एक व्यक्ति नहीं भरता है, लाखों लोग भरते हैं, तो सभी को फ़ायदा पहुँचाएगा, ये सभी को क्षमा देने की वाली बात हो गई, तो इसलिए यहाँ पे एमनेस्टी वर्ड का यूज़ किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है द रिबल्स हु सरेंडर देमसेल्फ वाज ग्रांटेड एमनेस्टी। जो रेबेल है, जिसने सरेंडर किया, जिन्होंने सरेंडर किया खुद को, उनको क्या मिला? एमनेस्टी मिला, क्षमादान मिला। सिनोनिम्स देखें तो कोऑर्डिनेशन और फॉरगिवनेस, और एंटोनिम्स देखें तो क्रुएल्टी और रूथलेसनेस।
क्रुएल्टी और रूथलेसनेस। नेक्स्ट वर्ड है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जब हम कंपेयर करने के लिए, समानता दिखाने के लिए किसी शब्द का यूज़ करते हैं तो वो शब्द होता है एनालॉजी। जब दो चीज़ों में हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम एनालॉजी लगाते हैं। आपने ये सुना भी होगा। स्टेटमेंट है, सुब्रमण्यम स्वामीज डॉटर गीतांजलि एक्सप्लेन्स बिटकॉइन यूजिंग इंडियन वेडिंग एनालॉजी। आप दोनों ने ऐसा क्यों बोला, इसका तो जवाब आपको आर्टिकल पढ़ के ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जो गीतांजलि है उन्होंने क्या किया, बिटकॉइन को कंपेयर किया इंडियन वेडिंग से। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है, ये समझ आएगा आपको। पीएम नरेंद्र मोदी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा यूजिंग एनालॉजी ऑफ सॉल्ट। जैसे सब्जी में नमक का महत्व, जितना महत्व होता है उतना ही जीवन में योगा का महत्व है। पीएम मोदी ने इस एनालॉजी से योगा की इम्पोर्टेंस को समझाया। सिनोनिम्स देखें तो इक्वल, समानता की बात हो रही है। होमोलॉजी, सिमिलैरिटी की बात हो रही है। एंटोनिम्स देखें तो डिफरेंस और डिससिमिलैरिटी। ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन पार्ट 3। अगले पार्ट के लिए वेट करना होगा आपको 2 से 3 दिन में। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर वीक 3 पार्ट आपको मिले। इस तरीके से हम एग्ज़ाम से पहले 100 नहीं 200-300 वर्ड्स अच्छे वाले करके जाएं ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल हो। तब तक के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और PDF आप ले सकते हो री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।